हेलो दोस्तों। तो आरबीएससी का जो साइंस सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं 2021-22 का ये जो संशोधित सिलेबस जो जारी हुआ था उसमें हमने 9 चैप्टर तक पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 10। अध्याय 10 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में पढ़ना है, जिसमें परावर्तन तथा अपवर्तन को समझना है। दर्पणों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी समझनी है। तो आइए देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। देखिए ये नोट्स मेरे अपने जो कोचिंग है उसी पर ऑफलाइन रूप से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑनलाइन कर रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस कारण इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा प्रकाश अंतरिक्ष में भी गमन कर सकता है। अपार अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। प्रकाश की निर्वात में चालू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। देखिए प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, ये प्रकाश की कोई किरण है, इस पृष्ठ पर जब ये आपतित होती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। ये लो उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से ये आई थी। तो इस प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित, जो जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित। और आपतित किरण, ये बीच वाला जो है ये है अभिलंब। अभिलंब और आपतित के बीच की जो कोण होता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित के बीच का जो कोण होता है वो होता है परावर्तन कोण। आइए देखते हैं परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये जो आपतन कोण को आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को आर से। तो आई बराबर होता है किसके? आर के। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किसमें होते हैं? एक ही तल में। आइए इसको देखते हैं। ये इस प्रकार से ये तल है, तो ये किरण आई थी और ये गई, और ये अभिलंब। तो ये आई हुई किरण, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। ये तीनों किसमें है? एक ही तल में स्थित है। और एक देखा हमने कि ये वाला जो होता है ये होता है आई, और ये वाला होता है आर। तो कोण आई बराबर कोण आर। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्या बनाती है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक जो हमें नजर आता है, साफ साफ हम देख सकते हैं। आभासी, जिसे हम साफ साफ नहीं देख सकते, केवल पता कर सकते हैं कि हाँ प्रतिबिंब बन रहा होगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये नोट से RBSE टॉपर चैनल पर आप इनको देख सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे बनते हैं। उल्टे यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है, देखिए ये कोई दर्पण है तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनते हैं वो नीचे की तरफ बनते हैं, और नीचे जो भी दर्पण बनते हैं उनको बोला जाता है उल्टा। ऊपर जो बनते हैं उनको बोला जाता है सीधा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? नीचे। नीचे बनते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? उल्टा। अगला है आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, केवल प्रतीत होती है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। सीधा यानी कि ये ऊपर बनता है तो सीधा होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए समतल दर्पण कैसा होता है? ये समतल दर्पण, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, इससे दो किरणें चलेगी। एक किरण तो इस प्रकार से चलेगी जो इस दिशा में जाएगी और वापस से इसी दिशा में लौटकर आ जाएगी। एक किरण चलेगी जो ये जो होता है ये होता है ध्रुव, इस ध्रुव से टकराकर वापस से
लौट जाएगी। देखिए अभी किरणें कहीं पे भी नहीं मिल रही है, तो इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किरणें यहाँ मिलती है। देखिए ये मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। आभासी तो होगा, साथ में कैसा होगा? सीधा। और एक चीज और देखो, जितना ये है उतना ये है, तो कैसा होगा? बराबर। देखिए इसमें तो ये रहा वो चित्र जो अभी हमने बनाया पहला। अब इसके देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आभासी और कैसा होगा? सीधा। आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर पर क्या होगा? बिंब। बिंब यानी कि वस्तु। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परावर्तन क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? इसमें वस्तु का दायां भाग तो बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है। अगला है अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए इसको ध्यान से समझना। इसने बोला कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है। देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिससे किरण टकराकर वापस लौटे। तो देखिए ये तो पॉलिश जो हुई रहती है ना, ये होती है बाहरी सतह पे। बाहर की तरफ जब पॉलिश होती है तो इधर से जो किरण आएगी वो पॉलिश के कारण यहाँ से टकराकर फिर से लौट जाएगी। तो ये वाला दर्पण तो कहलाता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ध्यान रखिए अवतल दर्पण में पॉलिश कहाँ होगी? बाहर। और किरण किस तरफ से आएगी? अंदर की तरफ से। यानी कि अंदर वाला भाग क्या होगा? वक्रित। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा वो क्या होगा? अवतल। तो उत्तल इसका उल्टा है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो? बाहर की ओर वक्रित। ये देखिए अब अंदर की तरफ से क्या होगी? इसमें पॉलिश, तो बाहर से किरणें आएगी और बाहर से ही टकराकर लौट जाएगी। देखिए गोलीय दर्पण में प्रयुक्त कुछ शब्द ये 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं। ये कोई दर्पण है मान लिया। इस दर्पण का जो ये वाला सिरा है मुख्य अक्ष पर, ये इसका जो केंद्र है, इसको दर्शाते हैं पी से और इसको बोला जाता है ध्रुव। दूसरा है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। देखिए ये रहा मुख्य अक्ष। ये जो सीधी रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर रहा है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। तीसरा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र की ये जो गोला है, गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती। तो गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ये पूरा जो है, ये वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक। इसे mn से प्रदर्शित करते हैं। अगला है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या आती हुई महसूस होती है क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। ये जो एप जो दे रखा है ये क्या है? मुख्य फोकस। आगे देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी, ये ध्रुव P और फोकस दूरी, इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से दर्शाते हैं। देखिए अब इसका ये न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देख लेते हैं। देखिए इनको आप ऐसे कैसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ऐसे कैसे पूछे जाते हैं कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अत्यधिक छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये सब में लगभग कॉमन रहता है, वास्तविक और उल्टा। अगला है जब वस्तु कहाँ हो? सी से परे,
तो प्रतिबिंब बनता है एफ व सी के बीच, और कैसा बनेगा? छोटा। और वही वास्तविक उल्टा, जब सी पर हो तो सी पर ही बनेगा और समान बनेगा, और वास्तविक और उल्टा। सी तथा एफ के बीच हो तो सी से परे बड़ा और वास्तविक उल्टा। एफ पर हो तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा और वास्तविक उल्टा। केवल एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। जब एफ तथा पी तथा एफ के बीच हो वस्तु, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, बहुत बड़ा बनेगा और आभासी, और कैसा होगा? सीधा। आइए देखते हैं अवतल दर्पणों के उपयोग। पहला, टॉर्च सर्च लाइट वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। अगला है दंत चिकित्सा में, जो डॉक्टर जो होता है वो दांतों में स्थित चीजों को बड़ा करके देखने के लिए किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के एप पर बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा होगा? बिंदु आकार का और आभासी तथा सीधा। उत्तल दर्पण से आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में हो तो पी व एप के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, छोटा बनेगा और आभासी तथा सीधा। आइए देखते हैं उत्तल दर्पणों के उपयोग। पहला है सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, जो साइड मिरर जो होते हैं वाहनों में, उनको, जो बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होते हैं। छोटे होते हैं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए अगला टॉपिक है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, इस तरफ रखा जाता है, दर्पण के बाईं तरफ। अर्थात दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। प्रकाश जो होता है वो इस तरफ से ही आपतित होता है। दूसरा है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से, इस जगह से। मूल बिंदु से प्लस एक्स दिशा में, यानी कि इस तरफ चलने पर जो दूरियां होती है वो धनात्मक, और माइनस एक्स दिशा में यानी कि दाईं तरफ चलने पर दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक। देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर चलेंगे तो दूरियां किसी ऊपर की तरफ चलेंगे धनात्मक, और नीचे की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक। जैसे दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से? ये दूरियां कहाँ से लेनी है? दर्पण से। u बराबर होती है बिंब की दूरी, और f बराबर होता है फोकस दूरी। अगला है आवर्धन। देखिए आवर्धन क्या होता है? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, यानी कि बड़ा है, छोटा है, बिंदुवत है या बहुत बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आवर्धन का सूत्र है प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे h डैश से लिखते हैं, और बिंब की ऊंचाई जिसे किससे लिखते हैं? h से। देखिए आवर्धनता से संबंधित कुछ स्थितियां हैं जो ऐसी कैसी पूछ ली जाती है, तो इनको देखते हैं। यदि m ऋणात्मक है, m यानी कि आवर्धनता ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। ध्यान रखिए m का मान अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। यदि m बराबर 1 तो प्रतिबिंब तथा बिंब का आकार क्या होगा? समान। ऐसे याद रख सकते हैं, बराबर से क्या होगा? समान होगा। यदि m का मान m बड़ा है किससे? 1 से, तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा, ये बड़ा तो ये भी बड़ा। यदि m छोटा तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। इंपॉर्टेंट देखिए समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 होता है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 होता है।
यदि m धनात्मक हो और साथ में m का मान छोटा हो किससे? 1 से, तो दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण। और m का मान धनात्मक हो और m का जो मान है वो बड़ा हो किससे? 1 से, तो दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण। ये नोट्स आप RBSc टॉपर चैनल पर देख रहे हैं। ऐसे ही नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे ही हमने जो वन डे वन चैप्टर वाली सीरीज शुरू की है, इसे हम जल्द पूरा करेंगे। और जैसे ये खत्म हो जाएगी तो हम इसके बाद मैथ सब्जेक्ट को लेंगे, जिसे भी हम इसी प्रकार से कवर करेंगे। तो बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।